नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। 498 के मिसयूज को लेकर हमने तमाम वीडियो बनाए, आपने देखे, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और लगातार लीगल रिपोर्टर को हजारों की संख्या में देश भर से कॉल आ रही है और हम आपकी लगातार कानूनी समस्याएं भी सुलझा रहे हैं। 498 के मिसयूज को लेकर मैं हमेशा ये बात कहता था कि 498A डीवी एक्ट आपके फायदे के लिए, महिलाओं के फायदे के लिए बनाया गया है, जिससे कि आपके खिलाफ क्रुएल्टी ना हो, किसी तरह का उत्पीड़न ना हो। लेकिन इसको सेटल करने के लिए मुद्दा कुछ था, मुद्दा कुछ बनाया गया और इस तरह करके 498 लगा दिया, पूरे परिवार को फांस दिया। ऐसे उदाहरण है कि 15 18 लोगों को फांस दिया इसमें। और इसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सबको छोड़ा और कहा कि ये झूठे मुकदमे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक बेहतर जजमेंट आया है। बहुत कम मामलों में ऐसा होता है जहां 5 लाख रुपए की बड़ी पेनाल्टी लगाई है। आपको याद होगा राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख झूठी एफआईआर पे लगाया था। उसका लिंक हम इसी वीडियो के ऊपर दे देंगे। लेकिन आज इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने 5 लाख रुपया लगाया है लड़की के बाप को और कहा है कि आपने 2 एफआईआर कर दी, एक ही मामले, एक ही केस, एक ही सेक्शन में। एक आपने हिसार में कर दी, एक राजस्थान में कर दी, उदयपुर में। तो हमारे साथ इस समय याचिकाकर्ता के वकील जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिनके खिलाफ 2 अलग जगह एक ही एफआईआर 498 की गई, ऋषि मल्होत्रा साहब जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और करीब 25 साल की बड़ी वकालत है। तमाम बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं और इस मामले में तगड़ी बहस सुप्रीम कोर्ट के सामने कही कि एक ही 498 के 2 मामले अलग अलग स्टेट में दर्ज करा दिए और करीब 1 हफ्ते के अंदर में। तो ऋषि सर से हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर। जिस पुरुष को, जिस लड़के को आपने राहत दिलाई है, निश्चित रूप से उसको एक दंड झेलना पड़ता। आप जानते हैं एफआईआर होना और उसको उस प्रक्रिया को झेलना ही अपने आप में एक सजा है। तो आपने एक तो बेहतर काम किया। ऋषि सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, आखिर इस केस का बैकग्राउंड कहां से ही मामला शुरू हुआ? जी देखिए, बिफोर मैं इस केस के बारे में आपको बताऊं जी, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बात बोलना चाहूंगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में और मेरे 25 साल की सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस में मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 498A हमारे देश में सबसे मिसयूज्ड प्रोविजन है। ये बनाया गया था बड़ी अच्छी नीयत से कि जो एग्रीव्ड लेडी हैं, जो बोनाफाइड एग्रीव्ड हैं, उनकी मदद के लिए। लेकिन आप मेरे से ये लेके चलिए, क्योंकि मेरी क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस 25 साल की हो चुकी है, हर अलग अलग हाई कोर्ट में जा चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये सबसे दुरुपयोग प्रोविजन है हमारे देश में और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आने के बावजूद भी एफआईआर बिना सोचे समझे आंखें बंद करके रजिस्टर होती है। और इसका नतीजा ये होता है कि लड़के और लड़की के खानदान वालों को पूरा घसीटा जाता है, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए जाते हैं, उनकी बेलें नहीं हो पाती, कई बारी मैटर कॉस्ट नहीं हो पाते और 10 साल तक ट्रायल चलने के बाद मालूम चलता है कि ये तो बिल्कुल बेकसूर थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कानून व्यवस्था में बहुत बड़ी कमी है और आज तक इस कमी को दूर किया नहीं गया। अब बहरहाल इस केस पे आते हुए मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें 498A का सबसे बड़ा दुरुपयोग किया गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इसमें जो कंप्लेनेंट थी, जो हस्बैंड की वाइफ थी, वो कोई इलिटरेट लेडी नहीं थी, वो उस जमाने में भी DYSP थी उदयपुर की, यानी कि कानून की उनको पूरा ज्ञान था और उनको कानून की प्रतिक्रिया और कानून की प्रक्रिया के बारे में भी पूरा ज्ञान। उसके बावजूद भी एक टिपिकल हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में 498A की कंप्लेंट उस लड़की के बाप में पहले हिसार, जो कि हरियाणा में आता है, वहां पे लिखवाई। बिकॉज शादी के बाद जो लड़की का जो ससुराल था, जहाँ लड़का रहता था, वो हिसार जगह थी। इसलिए उन्होंने जो भी कारण हो, मैं अभी कारणों में जा ही नहीं रहा, जो भी कारण थे कि दहेज की डिमांड की थी या कुछ उनको उत्पीड़ना दी थी, जो भी एलिगेशन लगाए, वो एक हिसार की पुलिस के सामने एक एफआईआर के जरिए उन्होंने पहले 498A की एक एफआईआर लिखवाई। उस एफआईआर के बाद जब पुलिस कुछ कार्रवाई करनी शुरू करती, उसके 5 या 6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद सेम एलिगेशन पे, वर्बेटम सेम एलिगेशन, मतलब हूबहू अगर आप बोलें कट कॉपी और पेस्ट, सेम एलिगेशन पे
क्योंकि वो डीवाईएसपी थी उदयपुर राजस्थान में, लड़की के बाप ने एक और एफआईआर लिखवाई उदयपुर पुलिस स्टेशन में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उदयपुर की एफआईआर लिखवाई, उसमें उन्होंने खुद ये माना कि ऑलरेडी वो इसी कारण पे, इसी कॉज ऑफ एक्शन पे ऑलरेडी एक एफआईआर हिसार में लिखवा चुके हैं। हालांकि ऋषि सर, आपने जो लड़की का जिक्र किया उसके पद का जिक्र किया जिस समय केस, यानी कि 2015 की आप बात कर रहे हैं सर? जी। तो साल 2015 में लड़की तो डीवाईएसपी थी, लड़का क्या था वो और बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, लड़का एक पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट था। और मैं ये तो कह रहा हूँ दोनों फैमिलीज जो थी पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बजाय कि हम लोग इस पर चर्चा करें कि 498 ऐसे सभ्य परिवारों में हो सकता है नहीं हो सकता, इससे बड़ा दुरुपयोग का कोई उदाहरण नहीं था। एनीवे, उसके बाद जब उदयपुर में एफआईआर लिखवाई तो हैरानी की बात ये थी, जो कि हमने कोर्ट के सामने पॉइंट की थी, कि देखिए जब ये खुद मान रहे हैं कि एक ही एलिगेशन के ऊपर ऑलरेडी एक एफआईआर हिसार में रजिस्टर हो चुकी है, उदयपुर को किसी भी हालत में ये एफआईआर रजिस्टर नहीं करनी चाहिए थी। मैक्सिमम अगर उनको लगता है कि एडिशनल मटेरियल मिलता तो वो एफआईआर के जो कंटेंट्स थे वो वापस हिसार के एफआईआर में जोड़ सकते थे, एड ऑन कर सकते। अगर ऋषि सर उसके डेट्स का अगर आप जिक्र करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी की है कि आपका किस तारीख को पहली कंप्लेन गई, फिर दूसरी कंप्लेन गई, फिर एफआईआर हुई, तो ये जरा तारीख बता दीजिए जिससे हमारे दर्शक ये समझ पाए कि कैसे जब आप एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस महकमे को कैसे इन्फ्लुएंस करके जल्दी जल्दी अपना काम करें, वो थोड़ा सा डेट बता दीजिए। ये देखिए, मुझे एग्जैक्ट डेट्स तो याद नहीं रहेंगी, पर मुझे ये बिल्कुल याद है कि जब हिसार के अंदर एफआईआर रजिस्टर हुई जी, उससे पहले हर प्रक्रिया के हिसाब से पहले एक कंप्लेंट दी जाती है किसी भी पुलिस स्टेशन पे। उस कंप्लेंट पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करती है। तो इन दोनों सूरतों में पहले एक हिसार में कंप्लेंट लिखवाई गई 5 दिन, और उसके 5 दिन के बाद उदयपुर में भी कंप्लेंट लिखवाई गई। उसके बाद जो हिसार वाली कंप्लेंट थी, वो जो 5 दिन बाद जो हिसार में पहले लिखवाई गई थी, उसमें पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की 498 के अंदर। जी, मेरे पास जजमेंट, ऋषि सर मेरे पास जजमेंट खुल गया है, और इसका जो जजमेंट में डेट्स हैं वो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। और ये डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये देखिए कि कैसे, चूंकि वो एक डीवाईएसपी थी, तो कैसे उसके पिता और उसने मिलकर मिसयूज किया कि कंप्लेन एट हिसार इज डेटेड 10/10/2015, कंप्लेन एट उदयपुर 15/10/2015, एफआईआर रजिस्टर हिसार में जो 10 तारीख की कंप्लेन थी, 10/10 की, 17 तारीख को एफआईआर कर दी गई, और जो 15/10 की कंप्लेन थी उसकी एफआईआर 1/11/2015 को कर दी। ये ऋषि सर अपने आप में ये डेट्स बता रही हैं कि कैसे अगर आप थोड़े बहुत ताकतवर हैं तो 1 सेकंड में एफआईआर कराएं, नहीं तो लोग तो सालों साल चक्कर लगाते हैं अदालत थानों के। विप्लव जी, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जब एफआईआर हिसार में रजिस्टर हो चुकी थी और नेचुरली डेट्स के हिसाब से एफआईआर उदयपुर में रजिस्टर नहीं हुई थी, अनफॉर्चुनेटली राजस्थान हाई कोर्ट ने पता नहीं कहां से कैलकुलेट किया और उन्होंने हिसार की कंप्लेंट और उदयपुर की एफआईआर को दोनों को रॉन्गली मिसमैच करके ये बोल दिया कि उदयपुर की एफआईआर जो थी दैट वाज प्रायर टू द एफआईआर रजिस्टर्ड इन हरियाणा, और हाई कोर्ट ने उसके बावजूद भी प्रोसीड किया। हाई कोर्ट ने इंटरेस्टिंग बात, दूसरी बात ये भी नोट किया कि हिसार वाली एफआईआर में ऑलरेडी ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने क्वॉश करने से इस एफआईआर को, जो कि सबसे दुरुपयोग केस था, मना कर दिया। अब जब ये मैटर हम सुप्रीम कोर्ट में लेके आए तो सुप्रीम कोर्ट के दौरान एक सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई जो कि बहुत ही मायने रखती थी, जो कि लॉ पॉइंट से इन्वॉल्व है। वो ये थी कि जो एफआईआर हिसार में थी, जिसमें चार्जशीट तक फाइल हो चुकी थी और जिसमें ट्रायल तक स्टार्ट हो चुकी थी, उस ट्रायल का जो अंतिम मुकाम था वो एक एक्विटल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ट्रायल कोर्ट में उस इंसान को, हस्बैंड को, एक ट्रायल चलने के बाद उसमें उनको बरी कर दिया गया। और सबसे हैरानी की बात यह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वाइफ थी वो उस जमाने में भी डीवाईएसपी उदयपुर थी, उनको कानून की पूरी नॉलेज थी। उसके बावजूद भी इतने समझ जाने के बाद वो हिसार की कोर्ट में एक बारी भी नहीं आई।
बिकॉज वो सेटिस्फाइड थी कि इस आदमी को हम लोग उदयपुर ही घसीटेंगे और उदयपुर ही केस चलाएंगे जाके उनको हैरेसमेंट पूरी मिले। मतलब आप इस केस में देखिए कि हिसार में FIR कर दी, साइड में चार्जशीट फाइल हो गई और बाप बेटी दोनों विटनेस बॉक्स में कभी कोर्ट में आए नहीं, इसलिए FIR दो जगह कर दी कि आप हैरेस हो। जी जी, और ट्रायल कोर्ट ने ये अपने जजमेंट में रिकॉर्ड किया गया कि इतने हमने समन्स भेजे हैं कंप्लेनेंट को अपीयर होने के लिए, एक बारी भी वो ट्रायल कोर्ट में नहीं आई, ना ही कभी उन्होंने कोई एप्लीकेशन लगाई ट्रायल कोर्ट हिसार में कि ये केस वहां पे ट्रांसफर किया जाए उदयपुर में, उनकी रीडिंग के हिसाब से भी ना ही कोई उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में सब बातें लिखी है कि ना ही कोई उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि हम यहाँ से केस विड्रॉ कर रहे हैं और हम लोग ये केस उदयपुर में चलाएंगे। वो दोनों तरफ से देखना चाहते थे कि अगर हिसार में कन्विक्शन हो जाती है तो हम यहाँ से भी कन्विक्शन करवाएंगे, और अगर हिसार में एक्विटल हो जाती है तो हम कम से कम उदयपुर में तो केस चलाएंगे। इससे बड़ा दुरुपयोग कोई नहीं हो सकता। मतलब आप चूंकि आपके पास वर्दी है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए दो जगह जाके FIR करा दें। और उसका मोटो क्या है? उसका मोटो ये है कि किसी तरह हस्बैंड को परेशान करो, ये है उसका पीछे का मकसद। उसका पीछे का मकसद क्रूएल्टी तो है ही नहीं। 498 क्रूएल्टी को बता रही है, आपके साथ ऐसी प्रताड़ना हो जहां कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले, इस कैटेगरी में वो जाके पहुंच जाए, तो क्रूएल्टी एक DYSP के साथ क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रूएल्टी करेगा। लेकिन दो जगह FIR हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो इंपॉर्टेंट जजमेंट में लिखा, वो मैं थोड़ा सा वही जो लाइन आपने बताया कि इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एज रिकॉर्डेड अबव, we are of the view that respondent number 2 and 3 had been misusing their official position by lodging complaints one after another। आप सुप्रीम कोर्ट के मकसद को समझिए, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगाया। ऋषि सर अब इस फाइन पे आ जाते हैं। मुझे क्या लगता है कि 5 लाख रुपए फाइन किया है, शायद और बेहतर करते तो एक देश में मैसेज बढ़ा जाता। ऋषि सर क्या कहना है आपका? देखिए, क्वांटम ऑफ फाइन से इतना डेटरेंट नहीं होता, लेकिन अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें जो की है वो बहुत बड़ा सबक है बाकी लोगों के लिए। जिसका मतलब ये है कि एक तो कोई FIR कॉस्ट जो होती है हमारे देश में कम से कम सिर्फ जो अगर आप आंकड़ा लें तो 10% केसों में FIR कॉस्ट होती है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला दिया है कि आपके केस में FIR हमने कॉस्ट कर दी है, यानी यहाँ मतलब ये होता है साधारण लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ आपके दर्शकों के लिए कि ये इस केस में ट्रायल तक भी नहीं चलेगा, बिकॉज ये FIR इटसेल्फ ही एक मिसयूज ऑफ पोजीशन ऑफ लॉ है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ जब 5 लाख कॉस्ट लगाई है, ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप ऐसे केसेस फाइल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक भी कोई कोर्ट चुप नहीं बैठेगी और ऐसे दुरुपयोग को वो कड़े हाथों से लेगी। इसमें मैं विप्लव जी आपको एक चीज और बताना भूल गया, जो कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हिसार के केस में ट्रायल चली और उसमें वो बरी हुए। अगर वो इतने एग्रीव थे कि ये बरी गलत हुआ है या हिसार कोर्ट की शायद जुरिस्डिक्शन नहीं थी या कुछ भी ABC ग्राउंड होते, तो उन्होंने आज तक उस 2017 में जब वो बरी हुए आज तक कोई अपील फाइल नहीं की। यानी कि वो चुप रहे, वो खुश रहे कि ये बरी ठीक था। और हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक धारा है सेक्शन 300 जो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई थी और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में मैंने साइट की थी, जिसमें हमारी धारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको प्रोटेक्ट करती है। और वो कहती है कि अगर किसी भी केस में कोई आदमी बरी या इवन कन्विक्ट भी होता है तो सेम सेट्स ऑफ एलिगेशन पे कहीं भी कभी भी कोई दोबारा केस नहीं खुलेगा। करेक्ट। तो एक बारी जब जजमेंट ऑफ एक्विटल हो चुकी थी इस केस में, चाहे वो राइट और रॉन्ग हो, और उसके खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं हुई थी, किसी भी हालत में उदयपुर में FIR जो थी वो किसी भी हालत में आगे चलनी चाहिए नहीं थी, बिकॉज सेक्शन 300 का उसमें क्लियर कट बार है। मोटा जो ऋषि सर कह रहे हैं हमारे दर्शकों के समझा दें, ऐसा नहीं है भैया, एक मामला है तो एक ही FIR होगी, वो चलेगा। कानून संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप यहाँ भी केस करें, वहां भी करें, वहां भी करें, वहां भी करें। आपका जहां इन्फ्लुएंस है वहां आपने एक FIR कर ली। और पुलिस को यह देखना चाहिए था, पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपने पहले कहीं दिया तो नहीं, लेकिन नहीं, चूंकि आप खुद ही वर्दी पहने थे, आपने मिसयूज किया। चलिए इससे हम थोड़ा सा आगे ऋषि सर बढ़ते हैं। 482 की आपने बात कही, क्वेश्चन की बात कही, आपने कहा 10%। ऋषि सर आपका क्या अनुभव है इस तरह की झूठी FIR को 482 के? देखिए इस मामले में भी हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी थी, आपने सुप्रीम कोर्ट को बताया
और हाई कोर्ट को तो माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आड़े हाथों लिया है कि आप केवल डेट नहीं चेक कर पाए कि पहली एफआईआर कहाँ किस शहर में हुई, दूसरी कहाँ हुई, आपने इससे आधार पर उड़ा दिया है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि 482 की जिस इनहेरेंट पावर की आप बात कर रहे हैं, लोगों को क्या उम्मीद लेके कोर्ट के सामने जाना चाहिए? ऋषि सर जी देखिए, मेरे पास बहुत उदाहरण है कि किस तरह मिसयूज किया जाता है। बहुत पहले की बात है, 1 साल पहले या 2 साल पहले मेरे पास एक केस आया जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ कनाडा में सेटल थे तो वो इंडियन ही, बॉम्बे के लोग थे, कनाडा में सेटल थे। उनके आपस में नहीं टिक पाई या नहीं बन पाई, तो उन्होंने कनाडा की कोर्ट में डिवोर्स भी ले लिया और डिवोर्स के बकायदा कागज थे। अब आप देखिए मिसयूज का एक उदाहरण, वो लड़की कनाडा से वापस बॉम्बे आई और डिवोर्स के बाद उसने एक एफआईआर लिखवाई हस्बैंड को हरेस करने के लिए 498A की, और ये कहा कि जितने भी इंसिडेंट कनाडा में हुए हैं, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरे साथ डॉरी की डिमांड हुई है, और दुनिया भर के एलिगेशन लगाए। करेक्ट। और ये सारी एलिगेशंस की जो डेट थी ना, वो बड़े मायने रखती थी, बिकॉज वो सारी डेट डिवोर्स होने के बाद की डेट थी। तो अब आप देखिए, मैं इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट गया और मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिखाया कि जब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है कनाडा की कोर्ट के अंदर, तो अत्याचार का सवाल कहां से उठता है? इससे बड़ा दुरुपयोग और कैसे हो सकता है? हाई कोर्ट ने तुरंत उस मामले में एडमिट करके हमें स्टे दिया। पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि 482 के केसेस जो होते हैं, देखिए हमारे देश में प्रॉब्लम ये होती है कि अनगिनत जजमेंट्स हैं हर पॉइंट के ऊपर। एक पॉइंट पर जजमेंट आपको 10 जजमेंट मिलेगी आपके फेवर में, तो 50 जजमेंट मिलेंगे आपके अगेंस्ट में। वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ये कहती है कि 482 की पावर जो है वो बड़े एक्सेप्शनल केसेस में एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेयर्स और रेयर केस में एक्सरसाइज करनी चाहिए, या जहां पर कोई दुरुपयोग न हो। तो कई बार कोर्ट का ये व्यू भी होता है कि ठीक है जी, 498 का एक केस जो है अगर आपके हिसाब से बिल्कुल गलत लॉज हुआ है तो आप ट्रायल में बरी हो जाएंगे, इसलिए आप 482 में हम लोग क्यों पावर एक्सरसाइज करें। पर कई कोर्ट में, जैसे हमारे इस केस में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें तो 1 मिनट भी केस चलना जो है, इससे बड़ा दुरुपयोग नहीं 498A का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ना ही सिर्फ एक एफआईआर को पॉज किया, बल्कि 5 लाख रुपए, जो कि एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फैसला है, उस पर कॉस्ट भी लगाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार कोर्ट का ही रुख ऐसा होता है कि 10% केसेस में वो कॉस्ट करते हैं और 90% केस में वो बोलते हैं कि आप ट्रायल में अगर आपका केस ठीक है तो आप बरी हो जाएंगे। पर उसमें दिक्कत की बात सबसे बड़ी ये है कि ट्रायल हमारे देश में कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल तक चलती है, तो उसकी भरपाई कल को कोर्ट कहाँ कर पाता है? करेक्ट। और ये इसीलिए शायद हाईकोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट का ऋषि सर मुझे लगता है मकसद ये था कि हर मामले को, जहां एफआईआर है 482 में, आप हाईकोर्ट में ले जाके मत खड़े हो जाइए एफआईआर की स्टेज पे। जिसने एक मान के चला था कि आपने किसी अपराध को किया है, अब जाके आप हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट को उस समय कहाँ ये समझ में आ रहा था कि हर मैट्रिमोनियल के मामले में हर तीसरी जो दूसरी एफआईआर है वो फैब्रिकेटेड है, वो स्कोर सेटल करने के लिए है, जो कम से कम मैट्रिमोनियल के मामले में। आपका तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, आपने बताया ही। अच्छा, उसके पीछे का मकसद कुछ होता है, इसको कुछ सेटल करना है, प्रताड़ना है, पूरे परिवार को फंसा देना है। करेक्ट सर? अच्छा, मैं इस बात पे आगे थोड़ा सा आपको एक बार मैं आपसे बेहतर बढ़िया टिप्पणी, क्योंकि आपने शुरुआत दौर में कहा था इसी 498A के मिसयूज को लेकर, मैं देखिए इस केस में जहां तक इसमें भी अरेस्ट हुआ था, 498 में शुरुआत में अरेस्ट हुआ और बाकायदा उसे बेल लेना पड़ा। आप 2013 के अरनेश कुमार से लेकर अशफाक तक, अंटिल के जजमेंट तक सब कुछ सत्येंद्र कुमार अंटिल में कहा नो अरेस्ट, और फिर भी पुलिस अरेस्ट करके ले गई और आपको बेल करानी पड़ी। तो 498 के मिसयूज को लेकर राष्ट्र में हम ऋषि सर आपसे विशेष टिप्पणी चाहते हैं, और वो भी टिप्पणी चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो इस बेचारा कहीं फंस गया है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा है, तो वो क्या करें लास्ट में? देखिए, इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट की जो लॉ जो प्रोसीड हुआ है और प्रोग्रेस हुआ है, बिकॉज थैंकफुली हमारी पार्लियामेंट में ने भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद धारा सेक्शन 41A अमेंड की थी, जिसमें बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर जैसे 498 में सजा जो है 7 साल से कम है, यकीनन अगर सजा होती भी है तो उसमें ये प्रावधान है कि अगर 7 साल से कम सजा वाले जो धाराएं हैं हमारे आईपीसी के अंदर, अगर पुलिस के खिलाफ कोई, पुलिस के सामने कोई कंप्लेंट आती है या कोई एफआईआर रजिस्टर होती है बाद में, तो पुलिस को ये नहीं है कि एकदम जाए और उसको अरेस्ट कर ले,
पुलिस आज के डेट में पहले तो आपको नोटिस देगी कि आप प्लीज आके अपने बारे में जो आपका बयान है वो पुलिस स्टेशन में आके दीजिए। इन एनी केस आजकल 498A के केसेस में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो 498A के केसेस में एक स्पेशल डेडिकेटेड पुलिस के अंदर CAW सेल बना हुआ है, दैट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, जिसके अंदर बिफोर FIR वो कोशिश करते हैं दोनों पार्टीज को बुलाए और आपस में मीडिएट करें, आपस में सलाह मशवरा करें और हो सके तो FIR रजिस्टर करने की नौबत ना आए। ये मामला जो होता है CAW सेल के सामने 3 या 4 सिटिंग्स में अमूमन तौर पे निपट जाता है। पर अगर फिर भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट नहीं हो पाती और पुलिस को लगता है कि कंप्लेंट के अंदर काफी दम है, उसके बावजूद उसके बाद वो FIR रजिस्टर करते हैं। पर थैंकफुली नाउ डेज आज की डेट में FIR रजिस्टर करने के बाद वो अरेस्ट नहीं करते 90% केसेस में। आपको ये बोलना चाहूंगा, ये अच्छी बात है बल्कि, क्योंकि सेक्शन 41 ये कहता है कि अरेस्ट आप तभी करेंगे जब या तो वो इवेट कर रहे हैं अरेस्ट या बहुत ही नेसेसिटी है अरेस्ट करने की। अदरवाइज आप उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करिए, कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल करिए और मुकदमा चलेगा। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है आने वाले केसेस के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी एक मेरा ये मानना है एज अ डिफेंस लॉयर, क्रिमिनल लॉयर साइड पे, कि अगर आपके खिलाफ कोई भी FIR रजिस्टर होती है, आपको बेल या एंटिसिपेटरी बेल तो चलो आज भी तो कल मिल जाएगी, पर एक हैरेसमेंट ट्रायल फेस करने की जो 5-5-10 साल चलती है, उसकी भरपाई कब और कैसे होगी, इस पे कोई जवाब नहीं है कानून की बुक्स में, इस पर नहीं है। और इसीलिए इस तरह के जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जजमेंट आते हैं जहां एक तो मामले को पकड़ा जाता है कि आपने या तो झूठा बनाया है या इसको सेटल करने के लिए लगाया, और उस पर अगर पेनाल्टी लगाई जाती है कि 5 लाख भरो, 10 लाख भरो, तो ये अपने आप में एक डेटरेंट का काम करता है। और एक मानना पड़ेगा, बात सवाल ये नहीं है कि एक DYSP है उसके पिता के लिए 5 लाख रुपए भरना बहुत बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, भर देंगे। लेकिन जो मैसेज है सोसाइटी के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ऋषि सर। और इसी तरह के अगर जजमेंट 2, 4, 5 आए तो लोगों में डर बने, इस तरह के झूठे मुकदमों को ना, जो बात है वो रखिए, आपके साथ जो घटना हुई, अपराध हुआ वो रखिए। लेकिन बहुत सा तो मामलों में पिता या माता या मायके वालों के कहने पे, और बहुत से आप जानते हैं 90% केसेस में वकील साहब के पास बैठे उन्होंने पैकेज में मुकदमे लिखाना शुरू कर दिया। तो एक तरह से ये भी, इस पैटर्निटी को भी विचार करना चाहिए कि कम से कम जो बात है उसी मुद्दे को रखे। जीतना हारना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसाफ इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ऋषि सर अभी लगातार कह रहे हैं, चूंकि आप लोग प्रबुद्ध हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगातार काम कर रहे हैं, उन परिस्थितियों को देख रहे हैं। ऋषि सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बेहतर लगा बातचीत करके। और आपने जो निश्चित रूप से आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में किया, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को इंसाफ मिला, और इंसाफ के कारण ही वो जो 10 साल का पीड़ा झेलती, जैसा आप कह रहे हैं कि ट्रायल में 10 साल की पीड़ा झेलनी पड़ती, उससे भी वो बचा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।